नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों की जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं यहाँ पर सीरीज चला रहा हूँ आपका जो यूपीट्रिपलएससी लेखपाल की जो भर्तियाँ आने वाली हैं उसके लिए भी, और आगे अन्य जो यूपीट्रिपलएससी या अन्य ऐसे एग्ज़ाम जिसमें आपका जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो जीएस मतलब कि कंबाइन, इसका फॉर्म हम जीएस बोल सकते हैं। तो जीएस जो पूछा जाता है, तो उसी पर्पज से मैं यहाँ पर ये सीरीज चला रहा हूँ। इसमें मैं आपके हिस्ट्री के पहले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं विद डिस्क्रिप्शन में आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा, और उसके बाद जो हिस्ट्री फिनिश होने के बाद मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी की डिस्कस करूँगा। ये जो मेन हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, ये अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको मैं डिस्कस करूँगा। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक दो वीडियो आपको डेली मिल जाएँ, और अगर नहीं मिल पाते हैं, और मैं यह भी कोशिश करूँगा कि एक हिस्ट्री का वीडियो, एक ज्योग्राफी, एक पॉलिटी का वीडियो आपको मिल जाया करे। लेकिन अगर नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, और एक कोशिश का मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन तीनों सब्जेक्ट का जो आपका सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस मैं इन क्विज़ के माध्यम से कंप्लीट करूँ ताकि आपको इसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। इसके पहले ऑलरेडी 2 या 3 वीडियोस मैंने हिस्ट्री के डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर यूट्यूब चैनल पर हमारे देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। तो दोस्तों जो अशोक के शिलालेख हैं, ये आपके किस लिपि में खुदे हुए हैं, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो है वो सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी अगर हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो जो अशोक के शिलालेख हैं ये शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, तक्षशिला एवं लघमान अभिलेख आर्मेयिक लिपि में है। सरेकुना अभिलेख आर्मेयिक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। ठीक है, इसके अलावा सभी अभिलेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख एवं लघु स्तंभलेख ये सारे के सारे ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर पॉइंट नोट कर लें कि जो अशोक के अभिलेख हैं उसमें जो शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के जो अभिलेख हैं वो आपके खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तक्षशिला एवं आपके जो लघमान अभिलेख हैं ये आर्मेयिक लिपि में हैं, और सरेकुना जो अभिलेख हैं ये आर्मेयिक और ग्रीक दोनों लिपि में लिखे गए हैं। इसके अलावा जितने भी अभिलेख आपके हैं वो सारे के सारे आपके अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं। तो आंसर नंबर यहाँ पर डी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेम्स प्रिंसिप। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जेम्स प्रिंसिप। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसिप, यानी कि 1837 जेम्स प्रिंसिप। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो जो सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान थे, इन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफिन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर महादेव ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो ये आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका बी, अशोक, यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अशोक ऐसे थे जो काफ़ी शिलालेख इन्होंने लिखवाए थे, तो इन्हें शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था। तो यहाँ पर स्थानिक शब्द किसके लिए यूज किया जाता था मौर्य वंश के शासन के दौरान, जी आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, स्थानिक जो शब्द है ये किसके लिए यूज किया जाता था। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थानिक जो शब्द है किसके लिए यूज किया जाता था। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जिला प्रशासक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जो शब्द था ये जिला प्रशासन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मेगस्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा है। ठीक है, उसके अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमाई था। ठीक है, तो यहाँ पर मेगस्थनीज ने मेरी पुस्तक लिखी थी, उसमें बहुत सारी जानकारी यहाँ पर इनसे संबंधित, अशोक से संबंधित उन्होंने दी, जिसमें उसने ये भी बताया था कि जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था उस समय अशोक के शासनकाल में, उसको एस्ट्रोनोमाई कहा जाता था, और उनके अनुसार जो जिले का अधिकारी होता था उसको एग्रोनोमाई कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। तो मौर्य वंश के तत्काल बाद की अगर बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर शुंग वंश ने शासन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगर हम बात करते हैं मौर्य वंश के अंतिम सम्राट की, तो वो थे बृहद्रथ। ठीक है, और इनकी जो हत्या करने के बाद जो पुष्यमित्र शुंग था
इसने 184 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। कब इसकी स्थापना की थी? 184 ईस्वी पूर्व में इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो क्या है? तो फ्रेंड्स जो ये मिलिंद पन्हो ये एक तरह का बौद्ध पाठ है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जो मिलिंद पन्हो है ये एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासन मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? सो फ्रेंड्स जो चरक थे ये आपके कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जो चरक थे ये कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की भी रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे उनका नाम आपको बताना है। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का जो नाम है ये हो जाएगा आपका कनिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे ये थे कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और इसमें थोड़ा सा बता दें कि जो इनके राज्यारोहण की तिथि कही जाती है वो कही जाती है 78 ईस्वी पूर्व। भारत में शक संवत की भी इन्होंने ही शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देते हैं, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है कनिष्क ने 78 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो यहाँ पर बात की जा रही है जो बौद्ध ग्रंथ है उसके संरक्षक कुषाण शासक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कनिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में कुषाण वंश शासक कनिष्क को जाना जाता है। ठीक है, उसके शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसकी जो अध्यक्षता है ये प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी। तो ये कई सारे यहाँ पर क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं कि आपका जो ये संगीति हुआ करती थी ये कब कहाँ किसकी अध्यक्षता इसने किसने की थी, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन है वो इसी के शासनकाल में किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता है ये प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो थे उस समय के वसुमित्र इन्होंने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, कनिष्क के समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करिए। तो इसमें आपको जो साहित्यिक कृतियाँ दी गई हैं और इनको उनके लेखकों के साथ मिलान करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मिलान करके आपको बता देता हूँ। आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये आपका मिलान सही क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो ऑप्शन यानी कि कविराज वर्मा का आपका हो जाएगा अमोघ वर्ष, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ से मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 से मिलेगा। और यहाँ पर अगर बी ऑप्शन की बात करते हैं तो ये आपका आदि पुराण ये हो जाएगा जिनसेन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर गणित सार स्मग्रह, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 यानी कि महावीराचार्य। और उसके बाद आपका बचता है अमोघ वृथि, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर सक्तायन नहीं, यहाँ पर सक्टायन होगा, इससे यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका सही मैचिंग यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि जो कला की गंधार शैली थी ये किसके शासनकाल में प्रचलन में अच्छे से आई थी? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कनिष्क सी, यानी ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। कुषाण काल मुख्यतः कनिष्क के शासनकाल की अगर हम बात करें तो उसी दौरान जो है ये मूर्तिकला की गंधार शैली जो है ये भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। इसका जो केंद्र बिंदु है ये गंधार था, अतः इसे गंधार कला शैली भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियों काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो प्राचीन काल में सबसे कलिंग का जो महान शासक हुआ करता था वो हुआ करता था खारवेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। तो थोड़ी सी इसके बारे में और डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। प्राचीन काल में जो खारवेल था ये कलिंग का एक महान शासक हुआ करता था। खारवेल जो है ये कलिंग का वीर एवं प्रतापी शासक हुआ करता था। इसके बारे में हमारी जानकारी का मुख्य जो स्रोत है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख, जहाँ से इसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। यह 2वीं सदी ईसा पूर्व में शासक हुआ करता था तथा इसका जो संबंध था ये खारवेल के चेदी वंश से था। इसने अनेक विजय भी प्राप्त की थी जिनमें मगध के शासक
बृहस्पति मित्र पर तथा दक्षिण के सातवाहन शासक सातकर्णी पर विजय इसकी प्रमुख विजय हैं। यह जैन तीर्थंकर की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा था। इसने कृषि हेतु नगरों का निर्माण भी करवाया था तथा प्राची नदी के दोनों तटों पर महाविजय प्रसाद नामक महल बनवाया था। ये जो है ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसने एरा, महाराज, मेघवाहन, कलिंगाधिपति और इस तरह की और अन्य भी कुछ उपाधियां इसने धारण कर रखी थी। तो ये था इसके बारे में कुछ डिटेल में जानकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग शासक खारवेल ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो यहाँ पर आप क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो कलिंग शासक खारवेल था इसने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा जैन धर्म को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, कलिंग जो है ये चेदी वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक हुआ करता था, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। और इसका जो झुकाव था ये जैन धर्म के भी बहुत ज़्यादा था। इसके द्वारा जैन लोगों को ग्राम दान दिए जाने का अभिलेखी साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, यानी कि इसने जैन धर्म के लोगों को ग्राम दान दिए थे, जिसका अभिलेखी जो साक्ष्य है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सातवाहन का जो सबसे बड़ा शासक था वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर हो जाता है। गौतमी पुत्र जो सातकर्णी था ये सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसकी जो माता थी गौतमी, वलसी की नासिक प्रशस्ति तथा पुलमावी के नासिक गुहा लेख से इसकी सैनिक सफलताओं के विषय में सूचना मिलती है। नासिक प्रशस्ति से ये भी पता चलता है कि इसके जो वाहनों ने तीनों समुद्रों, इससे तात्पर्य बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद सागर का जल पिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी थी? तो आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, तक्षशिला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। जो तक्षशिला है ये विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। ये जो है ये मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित किया जा चुका था। नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला जो है ये पाल युगीन विद्या केंद्र थे। नगरी जो है अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी थी। ये आधुनिक रावलपिंडी से 20 मील पश्चिम की ओर सिंध तथा झीलम नदियों के बीच स्थित है। रामायण की परंपरा के अनुसार भरत के पुत्र लक्तक्ष ने इसे बसाया था। जन्मेजय का नाग यज्ञ यहीं पर हुआ था। इसकी सबसे अधिक ख्याति शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती है। यह उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। व्याकरण के विश्वविख्यात विद्वान पाणिनि, राजनीति तथा अर्थशास्त्र के विशुद्ध विद्वान चाणक्य तथा आयुर्वेद चिकित्सा के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य जीवक ने तक्षशिला में शिक्षा पाई थी। इसके अतिरिक्त कौशल नरेश प्रसेनजीत, बौद्ध विद्वान वसुबंधु आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं पर ग्रहण की थी। और चाणक्य जो थे यहाँ के प्रमुख आचार्य भी हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महरौली में संग्रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो महरौली में जो संग्रहित नहीं होगा, यहाँ पर जंग रहित होगा। थोड़ा सा यहाँ पर त्रुटि सही कर लीजिएगा, जंग रहित। ठीक है, महरौली में जो जंग रहित लौह स्तंभ था ये किसने स्थापित किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा गुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। महरौली का जो लौह स्तंभ था ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण भी देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल की चांदी के सिक्कों को कहते थे। तो गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रूप्यक। यहाँ पर ये रूप्यक नहीं है, रूप्यक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। रूप्यक जो है कहा जाता था। ठीक है, सोने के सिक्कों को यहाँ पर दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रूप्यक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन आज के इस वीडियो सेशन का। हरिशेन निम्नलिखित राज्यों में से किस का राज कवि था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। जो हरिशेन था ये समुद्रगुप्त का राज्य कवि था। ठीक है, हरिशेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी तथा इन्हें कविराज भी कहा जाता था।
तो ये थे दोस्तों आज की यहाँ पर हिस्ट्री की क्विज, और इसी तरह के आपके जो MCQ हैं लगातार MCQ जो हैं चलते रहेंगे, और आपका ये पूरी की पूरी मैं हिस्ट्री फिनिश करने की पूरी कोशिश करूँगा, और साथ में आपके आगे आने वाली जो ज्योग्राफी और पॉलिटी है उसको भी मैं पूरा फिनिश करूँगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।